हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग सेट नंबर हम लोग 12 करने वाले हैं दोस्तों। जो भाई बहन 1 से 11 तक नहीं देखेंगे, जाइए प्लेलिस्ट में 1 से 11 तक देखिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो टेस्ट सीरीज आने वाला है दोस्तों, वो 8/12/2023 को पूछा गया टेस्ट सीरीज है दोस्तों। जो पूछा गया ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन दोस्तों, ये आपका 1992 में किया गया था पृथ्वी सम्मेलन दोस्तों। देखिए, इसी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21 रियो घोषणा में सतत विकास के प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया था दोस्तों। 2012 के रियो 2 सम्मेलन में घोषणा पत्र पर शीर्षक द फ्यूचर वी वांट था दोस्तों। इस सम्मेलन में हरित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया दोस्तों। सतत विकास यानी अस्थायी विकास की अवधारणा में सर्वप्रथम प्रतिपादक ब्रेटलैंड आयोग 1987। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 अप्रैल को। जलवायु का सही सूचकांक प्राकृतिक वनस्पति है दोस्तों। अप्राकृतिक कृषि के अन्वेषक मासोनोबु फाकुओका है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखी थी? स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों ये लिखे थे सुमाकार दोस्तों। कौन लिखे थे? सुमाकार दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं और कुछ लेखक और पुस्तक के बारे में जान लेते हैं। एडवर्ड थॉमसन इनकी पुस्तक है दोस्तों, फेयर टू इंडिया। एडवर्ड थॉमसन लिखे थे दोस्तों। फिर देखिए, जॉन मोनार्ड किन्स कौन सी पुस्तक लिखी थी? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मनी। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मनी लिखे थे जॉन मोनार्ड किन्स दोस्तों। दादा भाई नौरोजी दोस्तों, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखे थे दादा भाई नौरोजी। और एम विश्वेश्वरैया दोस्तों लिखे थे प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। एम विश्वेश्वरैया लिखे थे। एडम स्मिथ लिखे थे द वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ की पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन दोस्तों। अल्फ्रेड मार्शल की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है दोस्तों। अल्फ्रेड मार्शल्स की पुस्तक कौन सी है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स दोस्तों। और जॉन कार्ल मार्क्स की पुस्तक दोस्तों दास कैपिटल है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ दोस्तों? 1960 में हुआ बीआरओ द्वारा दोस्तों। इसके द्वारा बीआरओ द्वारा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था दोस्तों? 1972 में राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण पारित किया गया था साथियों। ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया गया था दोस्तों। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी दोस्तों। वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति 1952 में लाया गया था, जिसके अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र पर वन होना अनिवार्य माना गया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, छोटा नागपुर का क्षेत्र मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते हैं दोस्तों? तो ये पूजा करते थे महुआ की दोस्तों। किसकी पूजा करते थे? मुंडा और संथाल महुआ की दोस्तों। देखिए, उड़ीसा और बिहार की जनजातियों ने विवाह समारोह के दौरान इमली और आम की पेड़ की पूजा करते हैं। इमली और आम की पेड़ की पूजा कहाँ करते हैं? कौन कौन जनजाति दोस्तों? बिहार और उड़ीसा की जनजाति दोस्तों। बिहार के मिथिला क्षेत्र में विवाह के अवसर पर आम और महुआ पेड़ों की भी पूजा की जाती है। बिहार के मिथिला क्षेत्र में दोस्तों। बिहार के मिथिला क्षेत्र में उपनयन संस्कार के दौरान बांस की पूजा करते हैं। बट सावित्री पूजा विवाहित महिलाओं द्वारा की जाती है। बट वृक्ष बरगद वृक्ष का अन्य नाम है दोस्तों। और विवाहित लड़की तुलसी पूजा करती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पर पठार से आच्छादित है दोस्तों? 27% से पठार पर आच्छादित है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 10.7 भाग पर दोस्तों ऊंचे पर्वत श्रेणियाँ, 18.6 भाग पे पहाड़ियाँ क्षेत्र फैला हुआ है। 43% भूभाग पर मैदान विस्तार है दोस्तों। चलिए हम लोग
क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 3,28,000 दोस्तों। भौगोलिक क्षेत्रफल आपका यहाँ पूछा है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 3,28,000,000 हो जाएगा दोस्तों। कितना होगा? 3,28,000,000 हो जाएगा दोस्तों, मिलियन में। ऐसे अगर संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का अगर पूछे तो 2.42% होता है दोस्तों। देखिए, भारत का उत्तर दक्षिण में विस्तार आपका 3214 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर दोस्तों। अब पूर्व से पश्चिम विस्तार देखें तो 2933 किलोमीटर है दोस्तों। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। उन्नीस की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण का आच्छादित प्रतिशत कितना है दोस्तों? तो 33% माना गया है दोस्तों। कितना? 33%। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है दोस्तों? 119 देखिए। 119 में दोस्तों आपका बिहार किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ पिंडों का स्वकेंद्रण अधिक है दोस्तों? किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ पिंडों का स्वकेंद्रण अधिक है? तो दोस्तों बांगर मिट्टी में। किस प्रकार दोस्तों? बांगर मिट्टी में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए। यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम लोग कहेंगे शीत कटाव। क्या कहेंगे? शीत कटाव दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 121 देखिए। लेप्चा लोकगीत किस भाग से संबंधित है दोस्तों? तो उत्तर दार्जिलिंग दोस्तों, पश्चिम बंगाल में है दोस्तों, वहीं से ये संबंधित डांस है दोस्तों, गीत है दोस्तों, डांस नहीं, नृत्य गीत है। सोहर देखिए कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है दोस्तों। झूरी हिमाचल प्रदेश की लोकगीत है। अब बारहमासा दोस्तों, बारहमासा कमाऊँ उत्तराखंड की है। पडवानी छत्तीसगढ़ की लोकगीत है। लोटिया राजस्थान की दोस्तों। पखिंडा राजस्थान की है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 122 देखिए। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? बांधवगढ़ जो आपका है ये दोस्तों आपका राजस्थान मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ कहाँ पे है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। कुछ हम लोग नेशनल पार्क और अथी देखते हैं दोस्तों। चलिए देख लेते हैं। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछ लिया जाए तो अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश। पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश। रानी झांसी मेरीन राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह। रानी झांसी मेरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। बांदीपुर कर्नाटक। मुरुगवानी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना। मुरुगवानी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना। मुरुगवानी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है दोस्तों? तो ये आपका सबसे अधिक वन क्षेत्र आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में प्रतिशत के हिसाब से, लेकिन सबसे अधिक पूछा है तो आपका मध्य प्रदेश होगा। चलिए 124 देखते हैं। किस संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है दोस्तों? किस संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी नहीं है? संयुक्त वन प्रबंधन, बीच बचाओ आंदोलन, वन्यजीव अभ्यारण्य के नामांकन में दोस्तों। तो किसमें है? तो आप लोग जल्दी से बताइए। तो वन्यजीव अभ्यारण्य के सीमांकन में सीधा सामुदायिक शामिल नहीं है दोस्तों, क्योंकि देखिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। आईपीको आंदोलन 1980 के दशक में पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में उत्तरी कन्नड़ जिले कर्नाटक में हुआ था दोस्तों। बीच बचाओ आंदोलन 1980 के दशक में अंत में विजय जरधारी, धूम सिंह नेगी और कुंवर प्रसन्नून के नेतृत्व में प्रारंभ किया था। इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना 1864 में किया गया था। प्रथम भारतीय वन अधिनियम 1865 में लाया गया था दोस्तों। भारत में प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1894 में बनाया गया। स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति 1952 में लाया गया था। चलिए हम लोग 125 देखते हैं। भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजना द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान रहा दोस्तों? जल विद्युत ऊर्जा परियोजना में तो 22% योगदान। कितना रहा दोस्तों? 22%। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग सिद्रापोग में 1897 में स्थापित किया गया दोस्तों। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन NHPC की स्थापना 1975 में की गई दोस्तों। और NTPC की स्थापना 1975 में की गई थी। देखिए पापनासम परियोजना दोस्तों, तापपर्णी नदी तमिलनाडु में पापनासम परियोजना दोस्तों।
और सलाला परियोजना आपका चीनाब नदी जम्मू कश्मीर में सलाला परियोजना है। माहेश्वर परियोजना नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में माहेश्वर परियोजना है। स्वर्ण रेखा परियोजना स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में है। अब मेटूर परियोजना कावेरी नदी तमिलनाडु में। मेटूर कहाँ पे है दोस्तों? कावेरी नदी तमिलनाडु में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 126 देखिए, भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल की आपूर्ति कितनी आवश्यकता है दोस्तों? तो 55 लीटर दोस्तों। भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति कितनी आवश्यकता है? तो 55 लीटर है दोस्तों। कितनी है? 55 लीटर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। कौन सी नदी मुहाना यानी दहाना बनाती है दोस्तों? तो मुहाना आपका बनाता है, आप लोग जानते हैं, माही नदी दोस्तों, और ताप्ती नदी मुहाना बनाती है। आपका 1 और 2 होगा दोस्तों। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। नर्मदा नदी भी मुहाना बनाती है दोस्तों। इसकी प्रमुख सहायक नदी पूर्णा है दोस्तों, ताप्ती की। यह नदी सूरत के आगे खंबात खाड़ी में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से बहती है। नर्मदा नदी की उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी है। यह गुजरात में भरूच के निकट खंबात की खाड़ी अरब सागर में मिलती है। ओरसंग नदी इसकी सहायक नदी है दोस्तों। सेलों को काटकर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। सरदार, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 दिया गया है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है दोस्तों? तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है दोस्तों। चलिए, भारत के किस राज्य में वर्षा जल को पालर या फालर पानी कहा जाता है दोस्तों? तो राजस्थान में कहते हैं। कहाँ पे कहते हैं दोस्तों? राजस्थान में। चलिए हम लोग बांध और नदी देखते हैं दोस्तों। माता टीला बांध आपका बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में है। रंजीत सागर बांध रावी नदी पंजाब में, रंजीत सागर बांध दोस्तों। अलमाटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटक में, अलमाटी बांध है दोस्तों। हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में। तिलैया बांध बराका नदी झारखंड में। वान सागर बांध सो नदी मध्य प्रदेश में, वान सागर दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के किस राज्य में सभी घरों में छत वर्षा जल संचयन करना अनिवार्य संरचना अनिवार्य दोस्तों? तो ये तमिलनाडु में। कहाँ पे है दोस्तों? तमिलनाडु में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए 129 दोस्तों, भारत के किस राज्य में वर्षा जल फालर पानी? राजस्थान। ये तो हम बना लिए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 131 देखते हैं। किस देश में झूम खेती कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है दोस्तों? मिल्पा मेक्सिको में बोला जाता है। मिल्पा दोस्तों, मेक्सिको में मिल्पा बोला जाता था। झूम खेती कृषि को मिल्पा के नाम से कहा जाता था? मेक्सिको में दोस्तों। चलिए हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। कुनको दोस्तों वेनेजुला में बोलते हैं कुनको। झूम खेती के अंदर स्थानांतरित कृषि के नाम और देश देखिए दोस्तों। कुनको को वेनेजुला में कुनको बोलते हैं। रोका ब्राजील में दोस्तों। मोसेले बोलते हैं कांगो एवं मध्य अफ्रीका में। मेसोलो कहाँ बोलते हैं? कांगो एवं मध्य अफ्रीका में। तो लद्दाख इंडोनेशिया और मलेशिया में। लद्दाख कहाँ बोला जाता है? इंडोनेशिया एवं मलेशिया में दोस्तों। तुंगिया या तेंगिया म्यांमार में बोला जाता है। तुंगिया या तेंगिया म्यांमार को दोस्तों। चेन्ना श्रीलंका में। चेन्ना कहाँ? श्रीलंका में दोस्तों। और काइनिंग फिलीपींस में। काइनिंग फिलीपींस में बोला जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 132, रक्तहीन क्रांति के आंदोलन की शुरुआत किसने की दोस्तों? तो विनोबा भावे ने किया था दोस्तों, रक्तहीन क्रांति की शुरुआत। ये कब शुरुआत हुआ था दोस्तों? 18 अप्रैल 1951 को पोचमपल्ली में, वर्तमान तेलंगाना राज्य में दोस्तों, एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था दोस्तों। उड़ीसा में ग्राम दान आंदोलन की शुरुआत हुआ था। इस आंदोलन का उद्देश्य जमींदारों को अधिक भूमि का अधिग्रहण करना। औद्योगिक क्रांति को भी रक्त क्रांति कहा जाता है दोस्तों। औद्योगिक क्रांति को भी रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। गौरवपूर्ण क्रांति को भी रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। गन्ना उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पे है? तो दोस्तों गन्ना उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पे दोस्तों। कितने? दूसरे। प्रथम ब्राजील है दोस्तों। 1920 में भारत किस राज्य में मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन राज्य है दोस्तों? भारत के किस राज्य में मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन राज्य है? तो गुजरात है। कौन सा राज्य है दोस्तों? आपका गुजरात है। देखिए चावल में प्रथम स्थान चीन है। गेहूं और आलू में उत्पादन चीन है दोस्तों। मक्का में अमेरिका उत्पादन में है और विश्व में दोस्तों। और दूध मसाला में भारत है दोस्तों। दूध मसाला में भारत है। सूरजमुखी में यूक्रेन है दोस्तों। देखिए भारत में चावल में पश्चिम बंगाल उत्पादन में दोस्तों। उत्तर प्रदेश आलू में है और मक्का में कर्नाटक है भारत में दोस्तों।
और सोयाबीन में मध्य प्रदेश है, तंबाकू में आंध्र प्रदेश है दोस्तों। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता कितनी होती है दोस्तों? तो आपका मैग्नेटाइट में 70% होती है दोस्तों। कितनी होती है? 70% दोस्तों। और हेमाटाइट में होता है 60 से 70% के बीच में दोस्तों, हेमाटाइट में, ये जान लीजिए। लेकिन मैग्नेटाइट में 70% से ऊपर होती है, लेकिन कम नहीं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 136 है दोस्तों। रत्नागिरी जिला लोह अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है दोस्तों? रत्नागिरी आपका महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे? महाराष्ट्र में रत्नागिरी है दोस्तों। बिलाडीला लोह अयस्क भंडार छत्तीसगढ़ राज्य में बिलाडीला है दोस्तों। और सतारी लोह अयस्क भंडार गोवा राज्य में से सतारी लोह अयस्क कहाँ है? गोवा में दोस्तों। कुद्रेमुख लोह अयस्क भंडार कर्नाटक राज्य में स्थित है दोस्तों। देखिए, कुद्रेमुख आपका लोह अयस्क भंडार कर्नाटक राज्य में है और क्योंझर लोह अयस्क भंडार उड़ीसा में। क्योंझर कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 137 है दोस्तों। देखिए, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है दोस्तों? अंकलेश्वर जो है दोस्तों, ये आपका गुजरात में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? गुजरात राज्य में अंकलेश्वर है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। 138 देखिए, पार्वती घाटी का भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये पार्वती घाटी आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। भूतापीय ऊर्जा ताप और जल की अभिक्रिया से उत्पन्न गर्म वाष्प द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। चलिए कुछ और जान लेते हैं हम लोग। भूतापीय ऊर्जा मणिकर्ण भूतापीय संयंत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है और पार्वती घाटी में दोस्तों। पुआ घाटी भूतापीय संयंत्र लद्दाख में स्थित है। पुआ घाटी। तपोवन भूतापीय संयंत्र उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। और सूरजखंड भूतापीय संयंत्र झारखंड में स्थित है। सूरजखंड भूतापीय संयंत्र कहाँ पे? झारखंड में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अधात्विक खनिज कौन सा है दोस्तों? अधात्विक खनिज जो है ये आपका अभ्रक है दोस्तों। कौन सा? अभ्रक अधात्विक खनिज में आता है दोस्तों। अधात्विक में लोहा, मैग्नीज, निकेल ये सब आता है दोस्तों। चलिए हम लोग अधात्विक के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए कौन कौन आते हैं अधात्विक खनिज में। एस्बेस्टस आते हैं, पायराइट्स आते हैं, नमक आते हैं, गंध आते हैं, हीरा, संगमरमर, चूना पत्थर, जिप्सम, नाइट्रेट, ग्रेनाइट आदि ये सब अधात्विक खनिज दोस्तों। अधात्विक में आते हैं लोह अयस्क दोस्तों। मैग्नीज हो गया, टंगस्टन, तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, सोना, चांदी, टीन, इल्मेनाइट ये सब धात्विक खनिज के श्रेणी में आते हैं दोस्तों। लोह अयस्क एवं मैग्नीज का भंडार देश में प्रीकेम्बियम संरचना धारवाड़ सेल समूह में पाए जाते हैं। तांबा और शीश और जस्ता अरावली क्षेत्र की धारवाड़ संरचना में पाए जाते हैं दोस्तों। धारवाड़ और कुटप्पा सेल समूहों में धात्विक खनिज पाए जाते हैं। चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम आदि कुटप्पा एवं बिंद सेल समूह में मिलते हैं। तो पेट्रोलियम टर्सरी संरचना की में पाए जाते हैं पेट्रोलियम दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 140 देखिए, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड किस प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? भेल दोस्तों, भेल आपका आता है सार्वजनिक के क्षेत्र के अंतर्गत। किसके अंतर्गत दोस्तों? सार्वजनिक के क्षेत्र के। इसकी स्थापना 13 नवंबर 1964 को हुआ था दोस्तों। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में इसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष में प्रबंधन निदेशक कोप्पू सदाशिव मूर्ति है दोस्तों। वर्तमान में महारत्न कंपनियों कुल संख्या 13 है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी दोस्तों? तो 1854 में। कब की गई थी? 1854 में दोस्तों। और देखिए, भारत में आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र उद्योग प्रथम कारखाना की स्थापना 1858 फोर्ट ग्लस्टर कोलकाता में हुई थी दोस्तों, लेकिन ये असफल रहा था। 1854 में कवाजी डाबर द्वारा खोला गया। 1856 ईस्वी में उत्पादन प्रारंभ हुआ था दोस्तों। कोयम्बटूर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। उत्तर भारत को मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। सूती वस्त्र उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान पे है, महाराष्ट्र सेकेंड पे, तमिलनाडु थर्ड पे, तेलंगाना फोर्थ पे दोस्तों प्रमुख स्थान रखता है। चलिए हम लोग 142 भद्रावती लोह अयस्क इस्पात संयंत्र स्थित है दोस्तों। तो भद्रावती जो है आपका कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? कर्नाटक में।
1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा साकजी जमशेदपुर टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की दोस्तों। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना 1973 में की गई थी। विश्वस्तरीय लौह एवं इस्पात लिमिटेड की सार्वजनिक क्षेत्र का पहला कारखाना 1923 में स्थापित किया गया था दोस्तों। बिलाडीला लौह एक्स छत्तीसगढ़ में स्थित है। कोयला क्षेत्र में स्थित लौह इस्पात केंद्र बर्नरपुर, कुल्टी, दुर्गापुर, बोकारो है दोस्तों। कोयला व लौह क्षेत्र के मध्य में स्थित केंद्र लौह इस्पात संयंत्र जमशेदपुर है दोस्तों। तटीय क्षेत्र में स्थित लौह इस्पात केंद्र विशाखापट्टनम स्थित है दोस्तों। भारत के किस पठार में लौह इस्पात उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण है दोस्तों? तो छोटा नागपुर पठार में। तो किसमें? छोटा नागपुर पठार में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है? 50 किलोमीटर दोस्तों। आप लोग जानते हैं समताप मंडल की खोज टिजरेट डी बोट द्वारा की गई थी दोस्तों। इसकी ऊपरी सीमा की समताप सीमा स्ट्रेटोपोज कहते हैं दोस्तों। स्ट्रेटोपोज समताप मंडल की मध्य मंडल से अलग करती है। स्ट्रेटोपोज समताप मंडल को मध्य मंडल से अलग करती है। समताप मंडल में प्रायः किसी भी प्रकार की मौसमी परिघटनाएं घटित नहीं होती है। तो समताप मंडल में पाए जाने वाले ओजोन O3 प्लस सूर्य से आने वाले विकिरणों की परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है दोस्तों। देखिए अटल टनल की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। अटल टनल की लंबाई दोस्तों। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर यह राजमार्ग सुरंग है दोस्तों। यह भारत के हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली राजमार्ग हिमालय की पूर्वी पीरपंजाल श्रृंखला में रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई जा रही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आप लोग 146 देखिए। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? सबसे बड़ा बंदरगाह आपका मुंबई बंदरगाह दोस्तों। कौन है? मुंबई बंदरगाह दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारत में पश्चिमी तट पर प्रमुख बंदरगाह कांडला है, मुंबई है, जवाहरलाल नेहरू है और मोर्मुगुआ है और न्यू मंगलोर और कोचीन दोस्तों। पूर्वी समुद्री तट पर तूतीकोरिन है, चेन्नई है, एन्नोर है, विशाखापट्टनम है, पारादीप है, हल्दिया एवं बंगाल की खाड़ी में अवस्थित पोर्ट ब्लेयर प्रमुख बंदरगाह है दोस्तों। भारत में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम है दोस्तों। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम को कहते हैं। कांडला गुजरात का ज्वारीय बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने वाला यार्ड अलंग गुजरात में स्थित है दोस्तों। कार्गो के आधार पर शंघाई विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कार्गो के आधार पर दोस्तों शंघाई चीन में जो पड़ता है। चलिए हम लोग 147 देखते हैं। किसको राष्ट्रीय जलमार्ग NH1 नाम दिया गया है दोस्तों? तो इलाहाबाद से हल्दिया को NH1 बोलते हैं, सदिया धुबरी NH2 बोलते हैं दोस्तों। कोट्टापुरम से कोल्लम को दोस्तों NH3 बोलते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 118 देखिए। भारत में रेलवे के कितने जोन में पुनर्गठित किया गया? तो भारत को रेलवे पुनर्गठित 18 जोन में किया गया। इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। एक 149 देखिए। भारत के प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क का नाम क्या है दोस्तों? तो इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। हजीरा विजयपुर और जमशेदपुर कौन? देखिए यहाँ एक अक्षर छूटा हुआ, जगदीशपुर है दोस्तों। हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर है दोस्तों। इसलिए ये पूरा नहीं दिया गया, इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसलिए आपका ई हो गया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 150 देखिए। 1855 में भारत में पहली जूट मिल किस स्थान पर स्थापित की गई दोस्तों? पहले जूट मिल तो आपका रिसरा में दोस्तों। कहाँ पे किया गया था? रिसरा में। रिसरा कहाँ पड़ता है? तो आप लोग जानते हैं ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है रिसरा दोस्तों। गोल्डन फाइबर के संबंध जूट उद्योग से है दोस्तों। भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। 1971 में जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस दोस्तों। 40 क्वेश्चन। चलिए 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्ति की थी दोस्तों? तो ये जिम्बाब्वे से दोस्तों। 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यकों को स्वतंत्रता प्राप्ति की थी? तो जिम्बाब्वे से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। जिम्बाब्वे की राजधानी दोस्तों हरारे है। इसकी मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। वर्तमान में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन
मंगवा है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 192 देखिए। 192 में प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है दोस्तों? तो यह अस्थिरता की ओर ले जाता है। सही है दोस्तों, अस्थिरता की ओर ले जाता है। या भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है, इसमें देरी होती है। तो इनमें से सभी सही है दोस्तों। प्रजातंत्र के विरुद्ध में कौन सा सही नहीं वैध तर्क है? तो देखिए आप लोग जानिए। प्रजातंत्र स्थिरता के साथ विकास के मार्ग की ओर ले जाता है दोस्तों। देखिए तो यहाँ पे इसलिए इनमें से कोई नहीं, इसमें कोई सर नहीं हुआ दोस्तों। तो स्थिरता के साथ विकास के मार्ग की ओर ले जाता है। प्रजातंत्र से प्रजा का शासन प्रशासन पर नियंत्रण होता है, जिसके कारण भ्रष्टाचार को भी रोकती है दोस्तों। भ्रष्टाचार को रोकती है, ले नहीं जाता दोस्तों। आपका ये भी गलत है और ये भी गलत है दोस्तों। देखिए फिर आगे देखिए। प्रजातंत्र विश्व का सबसे लोकप्रिय शासन व्यवस्था है दोस्तों। और प्रजातंत्र जनता के अधिकारों को सुरक्षित रखती है। प्रजातंत्र में खामियां जो है दोस्तों वो जातिवाद है, भाषावाद है, क्षेत्रवाद है, सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा देना, चुनाव के समय धन का प्रयोग करना आदि ये प्रजातंत्र की खामियां हैं दोस्तों। विश्व का प्रथम लोकतंत्र देश यूएसए है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है दोस्तों? तो इनमें से सभी दोस्तों। आपका देखिए कौन कौन नहीं करता है। तो एस्टोनिया भी नहीं करता है, नहीं तो फिजी करता है, नहीं तो सऊदी अरब करता है दोस्तों। कोई नहीं करता है। आधुनिक समय में न्यूजीलैंड देश में सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया। यह अधिकार 1893 में दिया गया दोस्तों। भारत में अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार की बात कही गई दोस्तों। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रथम बैठक की अध्यक्षता दोस्तों तो सच्चिदानंद सिन्हा किए थे दोस्तों। आपका सी सही होगा। भारत संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया दोस्तों। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक की स्थापना हुई दोस्तों। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे दोस्तों। संवैधानिक सलाहकार अगर पूछ लिया जाए तो BN राव थे दोस्तों। संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में स्वराज विधेयक में मिलता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। AB अयंगर को दोस्तों संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। तो संविधान सभा की प्रथम वाचन 4 से 9 नवंबर 1948 तक चला था दोस्तों। अब प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुरलेख थे दोस्तों। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा दोस्तों भारतीय संविधान के प्रमुख सुरलेख थे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है, क्योंकि भारतीय संविधान ने व्याख्या की है दोस्तों निर्वाचित राष्ट्रपति की, वयस्क मताधिकार की, निर्वाचित संसद की दोस्तों। तो आपका हो जाएगा एक दोस्तों, क्योंकि निर्वाचित राष्ट्रपति। भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है, तो यहाँ राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन होता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, मतलब वोट दिया जाता है दोस्तों। भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य क्योंकि भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रीय व्यवस्था है। राष्ट्रपति भारत का राज्य देश प्रमुख होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक और राष्ट्र की एकता अखंडता सुदृढ़ का प्रतीक है दोस्तों। अनुच्छेद 52 के संबंध में भारत के राष्ट्रपति पद से संबंधित है और 58 के तहत राष्ट्रपति पद की योग्यताएं विहित की गई दोस्तों। 57 में दोस्तों पुनर्निर्वाचन दिया गया। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति प्रावधान 55 में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 196 देखते हैं। सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को कहा जाता है दोस्तों। सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को कहा जाता है। तो शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। तो दोस्तों कहा जाता है शक्तियों का पृथक्करण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शक्तियों का पृथक्करण दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। संघीय शासन पद्धति में शक्तियों का विभाजन किया जाता है दोस्तों। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघीय ढांचा का उल्लेख किया गया है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 197 देखिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है दोस्तों एक संवैधानिक निकाय है
सांविधिक निकाय, संवैधानिक नहीं, सांविधिक निकाय दोस्तों सही है आपका। 1993 में स्थापित किया गया दोस्तों, ये भी आपका सही है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है दोस्तों, तो आपका डी सही होगा दोस्तों। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है। इसका गठन संसद में पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत हुआ था। यह एक बहुसदस्यीय संस्था है, ये भी सही है। इसमें आयोग के एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं दोस्तों, और इस आयोग के सदस्य अस्थायी होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मानव जाति का प्रहरी कहा जाता है। प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र जो पहले पूरा हो दोस्तों। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 8वें अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा हैं दोस्तों। चलिए हम लोग 198 देखते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हमारे संविधान को हृदय और आत्मा पुकारा था दोस्तों? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 32 के दोस्तों में हमें 5 प्रकार की रीट दिया गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 199 देखिए, किस वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया था दोस्तों? तो श्रीलंका दोस्तों 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्र देश के रूप में आया था दोस्तों। इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 200 देखिए, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा। ग्राम सभा का सदस्य पूछा है दोस्तों, यहाँ पे देखना। तो सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होगी दोस्तों। अनुच्छेद 243 के क के अनुसार ग्राम सभा गांव के स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कार्यों को करेगी जो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित है दोस्तों। राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है दोस्तों। 2009 में दोस्तों केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल दोस्तों, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता दोस्तों। यह एक अस्थायी सदन है। कैसा है? यह एक अस्थायी सदन है दोस्तों। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, सदस्य का दोस्तों। इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। आपका जब भी होगा तो राज्यसभा का कार्यकाल एक अस्थायी सदन है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 202 दोस्तों, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों की आरक्षण की व्यवस्था की गई दोस्तों? तो 128वां संविधान संशोधन दोस्तों। देखिए, तो 128वां नहीं, आपका ये गलत दिया गया है। आपका 106वां संविधान संशोधन में दिया गया दोस्तों। क्या पूछा गया? फिर पढ़िए, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% सीटों की आरक्षण की व्यवस्था की गई? 106वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों। देखिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए 128वां संशोधन विधेयक 2023 है दोस्तों। ये विधेयक है दोस्तों। 128 जो दिया गया है ये संशोधन विधेयक 2023 है, जो लोकसभा राज्य विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण की प्रावधान किया गया दोस्तों। लेकिन संविधान संशोधन अगर पूछ दे तो यहाँ संविधान संशोधन पूछा है दोस्तों, यहाँ पे पकड़ना है। तो आपका 106वां होगा। यही वहाँ पे अगर संशोधन विधेयक देता तब आपका बदल जाता क्वेश्चन दोस्तों। निर्वाचन फोटो पहचान पत्र भारत के किस वर्ष लागू किया गया दोस्तों? निर्वाचन फोटो पहचान पत्र ये लागू किया गया था 1993 में दोस्तों। कब लागू किया गया था? 1993 में साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ईवीएम का डिजाइन कौन किए थे दोस्तों? MV हिनीफ ने दोस्तों ईवीएम का डिजाइन किए थे। नामीबिया प्रथम अफ्रीकी देश है जहां राष्ट्रपति एवं संसदीय चुनावों में भारत में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया था दोस्तों। 14वीं लोकसभा चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था, जो प्रथम बार प्रयोग 1982 में पारू विधानसभा केरल में किया गया था दोस्तों। चलते हैं हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन से संघ
अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि दोस्तों इसके पास अवशिष्ट शक्तियाँ है दोस्तों, इसके पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ, इसके पास अधिक संख्या में शक्तियाँ हैं दोस्तों। तो देखिए इस संघीय ढांचा कनाडा से लिया गया दोस्तों, आपका इनमें से एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए भारत संघीय ढांचा कनाडा के देश से प्रभावित है दोस्तों। भारतीय संघीय ढांचा का प्रथम उल्लेख 1935 के अधिनियम द्वारा किया गया था। संघीय ढांचा में शक्तियों का बंटवारा होता है, तो केंद्र को अधिक शक्तिशाली भारत में ऐतिहासिक कारणों से बनाया गया है। राज्यों को समान प्रशासन और विकास कारक कल्याणकारी कार्यों के लिए केंद्र के सहयोगी संगठन के रूप में शक्तियाँ प्रदान किया गया है, लेकिन मुद्रा, संचार, यातायात, रक्षा, विदेशी मामले जैसे अति महत्वपूर्ण विषयों को केंद्र के पास रखा गया। अवशिष्ट शक्तियाँ का अर्थ है जो विषय तीनों सूची यानी 7वें सूची में जो दिया गया है शामिल नहीं है, उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। लेकिन भारतीय संसद में अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग 1994 में सेवा कर लागू किए गए थे दोस्तों, मतलब जीएसटी को। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। ये 205 देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में किया गया दोस्तों। कब? 1980 में दोस्तों। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना पूछ लिया जाए तो 1925 में दोस्तों। और शिवसेना की स्थापना कब? 1966 में। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में। समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992 में दोस्तों। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना 1997 में। जनता दल यूनाइटेड की स्थापना 2003 में दोस्तों। आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 206 में दिया गया, भारत मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है दोस्तों। भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है भाषा, धर्म, जाति। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करने वाला कारक है आपका जाति है दोस्तों। कौन सा है दोस्तों? तो जाति है। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है जाति को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है दोस्तों। भारत में चार्टर एक्ट 1853 के अंतर्गत 1854 में 6 सदस्यीय विधायिका परिषद का गठन किया गया था। भारत में लोकतंत्र के बाधक तत्वों को देखिए। लोकतंत्र के बाधक जो भारत में है, जातिवाद है, फिर भाषावाद है, फिर सांप्रदायिकता है दोस्तों, क्षेत्रवाद है और शिक्षा है, गरीबी है, भ्रष्टाचार है, चुनाव में धन का प्रयोग, प्रतिनिधि का नैतिक पतन, जनता के प्रति संवेदनशीलता की कमी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 207 देखिए। 207 में दिया गया, भारतीय संसद में शामिल होते हैं। तो क्या शामिल होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तो भारतीय संसद में शामिल होते हैं। चलिए हम लोग 79 अनुच्छेद के तहत दोस्तों शामिल होते हैं। संसद का गठन किया गया था। 80 में राज्यसभा की संरचना की चर्चा है, 81 में लोकसभा संरचना की चर्चा है और राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 में निर्धारित की गई है और वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं दोस्तों। और लोकसभा अधिकतम 552 निर्धारित किया गया दोस्तों। लेकिन 104वां संविधान संशोधन द्वारा 2 को जो लोकसभा में एंग्लो इंडियन चुना जाता था उसे हटा दिया गया है और 550 बचा है और वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं दोस्तों। 208 के भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल दोस्तों, जब तक लोकसभा में सदस्यों का बहुमत समर्थन प्राप्त हो तब तक वे अपने सीट पर तब तक वो बहुमत में रहेंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री पद का प्रावधान अनुच्छेद 74 में है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 209 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा? तो ये अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा? तो अनुच्छेद 324 दोस्तों।
देखिए लोक उत्तर प्रदेश में लोकसभा में दोस्तों, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 210 देखिए, 40 से अधिक हम लोगों को लोकसभा सीट देखना है दोस्तों। तो आपका यूपी हो जाएगा दोस्तों, यूपी हो जाएगा। फिर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा दोस्तों। यूपी में आपका 80 है, महाराष्ट्र में आपका 48 है, पश्चिम बंगाल में 42 है दोस्तों। 40 से अधिक देखना था, इसलिए आपका बी होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 211 देखिए, सूचना का अधिकार भारत अधिनियम भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था दोस्तों। 2005 में सूचना का अधिकार पारित किया गया था दोस्तों। चलते हैं हम लोग आगे। 212 देखिए, ग्राम पंचायत किसके प्रति उत्तरदायी है दोस्तों? तो पंचायत समिति के प्रति उत्तरदायी है ग्राम पंचायत दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ग्राम पंचायत पूछा है तो पंचायत समिति कैसे होगा? ग्राम पंचायत दोस्तों ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होगा। किसके प्रति? ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी दोस्तों। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और ग्राम सभा किसी ग्राम की निर्वाचन नामावली में दर्ज नाम वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारिणी संस्था है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्य का निरीक्षण तथा मूल्यांकन करती है। संविधान सभा में स्थानीय स्वशासन को राज्य के नीति दायित्व शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में शामिल किया गया। लॉर्ड रिपन के आधुनिक भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। न्यायाधीश एम पुंछी का संबंध है दोस्तों। एम पुंछी का जो संबंध है केंद्र और राज्यों के संबंधों से दोस्तों। किससे संबंध है? केंद्र राज्य संबंधों से। इस आयोग का गठन 27 अप्रैल 2007 को किया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 214 देखिए, संघीय व्यवस्था में आवश्यक है दोस्तों। संघीय व्यवस्था में आवश्यक है दोस्तों। इसमें लिखित संविधान होता है, कठोर संविधान दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा आपका 1 से अधिक दोस्तों। लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता हो जाएगा आपका ए और सी दोस्तों। और फिर कठोर संविधान, कठोर संविधान नहीं होगा दोस्तों, लचीला भी होता है आपका ए भी हो जाएगा। देखिए 3 प्रोफेसर डायसी के अनुसार संघीय संविधान के लिए 4 शर्तों का होना अनिवार्य है दोस्तों। लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का बंटवारा और स्वतंत्र और निष्पक्ष नगरपालिका व्यवस्था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारत के मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं तो दोस्तों आपका 1 से अधिक हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि मंत्रिपरिषद में दोस्तों आपका कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, राज्य स्तर के मंत्री होते हैं, उसके बाद फिर उप मंत्री होते हैं दोस्तों। सभी हो जाएगा आपका। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 216 देखिए, पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है दोस्तों 29 विषय शामिल है दोस्तों। अब 12वीं अनुसूची के अनुसार पूछ लिया जाए तो 18 विषय है नगर परिषद में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 217 देखिए, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा थे दोस्तों। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे दोस्तों। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 218 देखिए, जब विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव होता है तो इसे कहा जाता है दोस्तों, इसे मध्य अवधि चुनाव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मध्य अवधि का चुनाव कहते हैं। यदि विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव हो उसे हम लोग मध्य अवधि चुनाव कहते हैं दोस्तों। फिर देखिए हम लोग और जानते हैं उपचुनाव किसे कहते हैं दोस्तों, इसको भी जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जब कोई सीट रिक्त रह जाती है या प्रतिनिधि की मृत्यु या त्यागपत्र देने के कारण खाली हो जाता है तो चुनाव करना होता है। इस स्थिति को उपचुनाव कहते हैं दोस्तों। 6 माह से कम अवधि में आम चुनाव का रह जाता है तो अलग से चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 219 देखिए, एक प्रजातांत्रिक सरकार बेहतर सरकार है। क्योंकि दोस्तों एक प्रजातांत्रिक सरकार एक बेहतर सरकार है, यह अधिक उत्तरदायी होता है। सही बात है। यह निर्णय निर्माण की गुणवत्ता में सुधार करती है, नागरिकों की गरिमा को बढ़ाती है दोस्तों। तो आपका 1 से अधिक हो जाएगा दोस्तों। देखिए प्रजातंत्र का अर्थ है जनता का शासन
और प्रजातंत्र जनता के प्रतिनिधि द्वारा जनता के हित का कार्य करती है। लोकतांत्रिक सामूहिक उत्तरदायी सिद्धांत पर कार्य करती है। लोकतंत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही, लोक कल्याणकारी विचारों का पोषक आदि गुण मौजूद होते हैं। तानाशाही में सत्ता के एक व्यक्ति के पास केंद्रीकृत है दोस्तों। संघीय सरकार में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति प्रबल होती है संघीय सरकार में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 220 देखिए, मंडल आयोग के बारे में कौन सा कथन औसत है? इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल के द्वारा की गई। सही है दोस्तों। अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत किए थे। तो दोस्तों ये भी आपका लाइन सही है। इसकी सिफारिश 1990 में लागू किया गया दोस्तों। सिफारिशों को 1990 में लागू किया गया दोस्तों। आपका ये भी सही है, तीनों सही है दोस्तों, यानी एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों, आपका एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम मंडल आयोग के बारे में थोड़ा पढ़ देते हैं दोस्तों। मंडल आयोग द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग को कहा जाता है। जनता दल सरकार 1977 ईस्वी में केंद्र में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनाया गया था दोस्तों। जनता दल सरकार ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। 1 जनवरी 1969 में को मंडल आयोग का गठन किया गया था और 1980 में मंडल आयोग को अपना रिपोर्ट दिया दोस्तों। कांग्रेस सरकार ने इस रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया। 1989 ईस्वी में केंद्र में पुनः जनता दल सरकार सत्ता में आई। अगस्त 1990 ईस्वी में बीपी मंडल के नेतृत्व वाला जनता दल सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश लागू कर दिया दोस्तों। 1992 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी को 27% आरक्षण वैधता प्रदान कर दी दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं 221। भारत में मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटा कम करके 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया दोस्तों? तो ये किया गया था 61वां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों। 61वां संविधान संशोधन किया गया था। कब किया गया था ये भी तो सवाल बनता है। तो 1989 में दोस्तों किया गया था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। 222 देखिए, भारत का निर्वाचन आयोग है एक स्वशासित निकाय है दोस्तों। आपका सही है, एक संवैधानिक निकाय है, ये भी आपका सही है। इसी 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था दोस्तों। आपका एक से अधिक, इसमें सभी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। मौलिक रूप से भारतीय संविधान, मौलिक रूप दोस्तों, भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों की मान्यता दी गई है दोस्तों? 7। मौलिक रूप से पूछा है तो 7 दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। राजनीतिक दल का कार्य क्या है? जनमत जुटाना, नीति विकल्प प्रदान करना, राजनीतिक शक्ति पर कब्जा करना दोस्तों। कब्जा करना नहीं होगा, इसलिए आपका एक से अधिक इसमें भी होगा दोस्तों। राजनीतिक दलों का मान्यता चुनाव आयोग देता है। राजनीतिक दलों का महत्वपूर्ण कार्य अपने विचारों को जनताओं के बीच रखना, चुनाव के समय मैनिफेस्टो की घोषणा करना, चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों का लिस्ट जारी करना, आवश्यकता अनुसार अन्य दलों के साथ समझौता करना, गठबंधन करना, बहुमत प्राप्त दल गठबंधन द्वारा सरकार का गठन करना, विपक्षी पार्टी द्वारा सत्ताधारी के गलत नीतियों का विरोध करना और व्हिप जारी करना दोस्तों, और विश्वास मत के दौरान सदन में भाग लेना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आप 225 देखिए, भारत का राज धर्म है दोस्तों। तीन में से कोई राज धर्म भारत का नहीं है दोस्तों। भारत एक धर्मनिरपेक्ष पद निरपेक्ष देश है दोस्तों, इसलिए भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। भारतीय संविधान में के प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में पद निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्म तटस्थ देश नहीं है। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्म तटस्थ देश नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। भारत प्राचीन काल में सर्वधर्म स्वभाव की अवधारणा को महत्व देता है। सर्वधर्म संभाव की अवधारणा को महत्व देता है दोस्तों। भारत में हिंदू और मुस्लिम दो बड़े धार्मिक धर्म समुदाय वाला देश है। इसके अतिरिक्त ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी आदि धर्म को भी निवास स्थान है दोस्तों। देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है दोस्तों? तो जो स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है उसको देखना है।
देखिए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, संघ एवं समुदाय बनाने की स्वतंत्रता है, देश के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता है दोस्तों। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 2 में 5 से 11 नागरिकता संबंधित है, इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। इसमें भारतीय, फिर से क्वेश्चन पढ़िए, संविधान के अंदर भारतीय नागरिकों को कौन सी स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई है? तो एकल नागरिकता प्रदान किया गया दोस्तों। भारत एक एकल नागरिकता यूके के से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया दोस्तों। मूल संविधान में 7 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार में संपत्ति और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को निकालकर अब केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया दोस्तों। 19 के 1 के अंतर्गत वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए दोस्तों। देखिए, तो इनमें से अधिक सब सही है दोस्तों। भाषण और व्यक्ति स्वतंत्रता है, संघ समुदाय बनाने की है, किसी देश के किसी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता, एक से अधिक है दोस्तों, इसलिए इनमें से कोई नहीं हुआ दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में किस लोकसभा चुनाव द्वारा दिया गया था? तो 1971 के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? 1971 के द्वारा दोस्तों। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति दोस्तों ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 229। देखिए, आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया दोस्तों आधुनिक समय में? तो दोस्तों ये आपका किया है न्यूजीलैंड दोस्तों। कौन किया? न्यूजीलैंड दोस्तों। आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया? तो न्यूजीलैंड दोस्तों। ये कब दिया? तो 1893 में दिया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया था दोस्तों। यूके 1928 में मतदान का अधिकार दिया। 1918 में 30 वर्ष से अधिक आयु वाले महिलाओं को मताधिकार दिया था दोस्तों 1918 में, लेकिन 18 वर्ष वाला को 1928 में दिया था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 230 है दोस्तों। कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है दोस्तों? तो देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस आपका है, इंडियन नेशनल लोक दल ये भी है, हरियाणा विकास पार्टी जो है ये आपका राजनीतिक क्षेत्रीय दल नहीं है दोस्तों, क्योंकि भारत में राजनीतिक पार्टी की मान्यता चुनाव आयोग देती है और जनवरी 2024 में 6 राष्ट्रीय पार्टी है दोस्तों। और भारत में इसके अतिरिक्त दर्जनों राज्य स्तरीय क्षेत्रीय पार्टियां हैं और सैकड़ों पंजीकृत दल है दोस्तों। राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय पार्टी के लिए निश्चित मापदंड निर्धारित किया गया। भारत में सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी बीजेपी है, जो विश्व का सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। अमेरिका में 2 दलीय व्यवस्था है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है और चीन में 1 दलीय व्यवस्था है, जो एकात्मक शासन प्रणाली को दर्शाता है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आपका स्टॉप होता है, आपका सेट पूरा कंप्लीट करा दिया गया 12 सेट दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए। चलिए हम लोग स्टॉप करते हैं।